Good morning, class 7th. As you all know, our geography lesson have been ended and I will send your whole work on WhatsApp group. Now today we read history's lesson, the Mughal administration. आज हम हिस्ट्री का लेसन पढ़ेंगे मुगल प्रशासन किस तरह से वर्क करता था या किस तरह से चलता था. Now at first we read introduction. The impact of Mughal rule can be felt even today in social, political, economic and religious aspect in India. मुगल रूल का प्रभाव हम फील कर सकते हैं आज भी, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो या धार्मिक रूप से हो. दिस इम्पैक्ट कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड टर्म वी यूज. ये इम्पैक्ट मॉन्यूमेंट, स्मारक और हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्दों के रूप में देखा जा सकता है. मतलब अभी भी हम लोग फील करते हैं कि मुगल का बहुत इम्पैक्ट पड़ा था मुगल रूल का. Of the six great Mughal emperors, Babur and Humayun did not survive much after their sitting up the empire, so they could not consolidate their rule here. 6 महान मुगलों में से बाबर और हुमायूं अपना एम्पायर स्थापित करने के बाद भी अधिक जीवित नहीं रहे, इसलिए वे यहाँ अपना रूल मजबूत नहीं कर सके. This job was done by अकबर. ये काम सिर्फ और सिर्फ अकबर के द्वारा किया गया था. Although अकबर was illiterate, yet he was an intelligent ruler. हालांकि अकबर अनपढ़ था, लेकिन फिर भी वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट रूलर था. जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब continued with Akbar's policies for the most part. Of course, औरंगजेब reversed the policy of religious tolerance and secularism. जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने अकबर की इस पॉलिसीज को कंटिन्यू रखा. हालांकि औरंगजेब ने रिलीजियस टॉलरेंस दैट मीन्स धार्मिक सहिष्णुता और सेक्युलरिज्म दैट मीन्स धर्मनिरपेक्षता की नीति जो है पलट के ही रख दी. दैट मीन्स उसने पूरा जो है सारा का सारा उल्टा ही काम किया उसने. टॉलरेंस दैट मीन्स दैट पीपल बिलीव देयर और प्रैक्टिस ऑफ द रिलीजियस ग्रुप्स, एंड सेक्युलरिज्म दैट मीन्स ये विश्वास की सरकार, शिक्षा, समान आदि पर धर्म का प्रभाव नहीं होना चाहिए, सभी के साथ में रिलीजियस को लेकर कोई भी भेदभाव ना हो, वो होता है हमारा सेक्युलरिज्म. नाविस मुगल एडमिनिस्ट्रेशन. मुगल प्रशासन किस तरह से था? द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन हैड ड्रॉन फीचर्स फ्रॉम बोथ सेंट्रल एशियन एंड इंडियन पॉलिसीज. मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सेंट्रल एशियन और इंडियन पॉलिसीज दोनों की विशेषताएं देखने को मिलती है. The king enjoyed absolute authority over all types of administration, though he had delegated authority to nobles and officials for many practical purposes. ये तो सभी को पता है कि किंग जो है उसके पास सबसे ज्यादा पावर होती थी, उसके पास में अथॉरिटी होती थी एडमिनिस्ट्रेशन की, लेकिन वो अपनी अथॉरिटी जो है नोबल्स और ऑफिशियल्स को भी सौंपता था. कई उसके प्रैक्टिकल पर्पज थे, यानी कि वो अकेला तो सारा काम कर नहीं सकता था, तो इसलिए वो नोबल्स और ऑफिशियल्स को भी जो है कई अथॉरिटीज देता था. At first we read about court. अब मुगल प्रशासन में कोर्ट किस तरह से था? The royal court under the Mughal rule was very ceremonial. रॉयल कोर्ट जो मुगल रूल के अंदर था वो बहुत ज्यादा उसमें रूल थे, लॉ थे, और वो क्या क्या थे? The ruler sat on a high throne and the nobles had places to sit and stand. रूलर एक हाई थ्रोन पे, राज सिंहासन पर बैठता था, और नोबल्स जो थे वो बैठते थे और खड़े रहते थे. कुछ नोबल्स बैठते थे, कुछ खड़े होते थे. जैसे मूवीज वगैरह में देखते ना, एक राजा का दरबार लगा हुआ होता है, राजा जो है वो राज सिंहासन पर बैठा है और कुछ नोबल खड़े हैं और कुछ बैठे हैं, तो वैसे ही उनके भी दरबार में ऐसे ही होता था. द मोर इम्पोर्टेंट ऑफिसर द नियरर टू द रूलर ही सेड. सबसे इंपॉर्टेंट एक ऑफिसर होता था जो रूलर के पास ही बैठता था. एक ट्रेडिशन थी सिजदा की, वो फॉलो की जा रही थी. सिजदा दैट मीन्स कि राजा को देख के जो है आपको अपना सर झुकाना है और उसको सिजदा देना है, तो ये ट्रेडिशन भी उस समय बहुत ज्यादा प्रचलन में थी. रिपोर्ट्स फ्रॉम ऑफिसर्स एंड नोबल्स वर रीड आउट टू द रूलर एट द स्पेसिफाइड टाइम ऑफ द डे. जो भी रूलर्स और ऑफिसर्स थे वो रीड करते थे स्पेसिफाइड यानी निश्चित टाइम पर. कोई भी रिपोर्ट अगर उनको रीड करनी पड़ती थी, जैसे कोई भी फरमान वगैरह आता तो वो रीड करते. हम लोगों ने अक्सर जो है मूवीज वगैरह में या फिर आपने जो सीरियल वगैरह में देखा होगा ना कि राजा के दरबार में एक दिन फरमान पड़ता है कि भी आज जो है ये इस टाइम पर ये होना है. दैट मीन्स रिपोर्ट्स. तो एम्परर सैट एट 2 प्लेसेस. एम्परर 2 प्लेसेस पर बैठता था. दीवाने खास जो हॉल होता था प्राइवेट ऑडियंस के लिए, जहां पर वो मिलता था अपने ऑफिसर्स और नोबल्स के पास साथ में, और दीवाने आम द हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस, ये पब्लिक के लिए होता था जहां पर वो कॉमन पीपल से मिलता था. यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि एम्परर 2 प्लेसेस पे बैठता था. पहले जहाँ पे बैठता था वो होता था दीवाने खास, जो कि उसके ऑफिसर्स और नोबल्स के लिए मिलने के लिए होता था, और दूसरा था दीवाने आम जो कि कॉमन पीपल से मिलने के लिए होता था. When the ruler was on the move, his court moved with him.
एंड द कोर्ट वॉज हेल्ड इन द ह्यूज टेंट्स। जब रूलर अपने कोर्ट से चला जाता था तो उसका कोर्ट भी मूव करता था, ऐसा नहीं कि पूरा कोर्ट उठ के चला जाता था, दैट मीन्स उस पर जो भी नोबल्स वगैरह बैठते थे वो भी उठ के चले जाते थे और कोर्ट एक ह्यूज टेंट में हेल्ड किया जाता था। नाउ इज सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज डायरेक्टली अंडर द एम्परर हु रूल्ड विद अ नंबर ऑफ ऑफिशियल। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली एम्परर के अंडर में होता था और उस पर बहुत सारे ऑफिशियल्स रूल करते थे। The important officials were the wazir or prime minister, the diwan or revenue minister, the mir bakshi or military paymaster, the khane saman or in charge of the royal household, the sadar e sudar or in charge of the revenue, income and expenditure, and the kaji or chief justice. इसमें से important official जो थे वो थे वजीर जो कि एक प्राइम मिनिस्टर की तरह काम करता था, दीवान जो कि रेवेन्यू लगान मिनिस्टर था, मीर बख्शी जो कि मिलिट्री पे मास्टर था, यानी मिलिट्री का जितना भी सब कुछ होता था, सेना का खर्चा उठाना, सेना को जो भी सैलरी वगैरह पेड आउट करना, वो सब मीर बख्शी के हाथ में होता था। खाने सामान जो कि इंचार्ज करता था कि भाई जो है खाने में क्या क्या बनाया जाए शाही खाने में। और सदर ए सदुर ये इंचार्ज होता था रेवेन्यू का, इनकम का, कितनी इनकम हो रही है और कितना खर्च हो रहा है। और काजी जो कि चीफ जस्टिस था। द एम्परर वॉज डिवाइडेड इन सूबास और प्रोविंसेस। एम्पायर को डिवाइडेड किया गया था सूबास और प्रोविंसेस प्रांत के अंदर, ईच अंडर द चार्ज ऑफ अ सूबेदार और गवर्नर। इन सबका जो चार्ज लेता था उसको सूबेदार या गवर्नर कहा जाता था। जनरली प्रिंसेस वर मेड सूबेदार, जनरली जो प्रिंस थे वो सूबेदार बनाते थे। सूबेदार हैड सम अथॉरिटी इन ए सूबा बट अंडर द ओवरऑल अथॉरिटी ऑफ द एम्परर। एक सूबेदार उसके पास अथॉरिटी होती थी उसके सूबा की, लेकिन सारा का सारा ओवरऑल अथॉरिटी अगर किसी के पास होगी तो वो था हमारा एम्परर। ईच सूबा वॉज फर्दर इनटू सरकार और डिस्ट्रिक्ट फर्दर डिवाइडेड इनटू फरगना और तहसील। सभी सूबा डिवाइडेड थे सरकार और डिस्ट्रिक्ट के अंदर, लेकिन उनको डिवाइडेड किया गया था परगना और तहसील के अंदर। देयर वॉज अ नंबर ऑफ विलेजेस इन ईच परगना। यहाँ पर हर एक परगना के कई सारे विलेजेस होते थे, उसमें कई सारे जो है विलेजेस भी देखने को मिलते हैं। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ परगना वॉज अंडर अ कोतवाल हु वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर लॉ एंड ऑर्डर। परगना का प्रशासन संभालने के लिए कोतवाल होता था जो रेस्पॉन्सिबल होता था वहाँ के लॉ के लिए भी, और वो ही ऑर्डर देता था। इस ऑफिस वॉर द कोतवाली, उसका ऑफिस जो है कोतवाली कहलाता था। He also maintained records about the people and trade practices such as weights and measurement. इसी के अलावा वो रिकॉर्ड भी मैनेजमेंट करता है लोगों के बारे में, उनके ट्रेड के बारे में, जैसे कि वो क्या सामान खरीद रहे हैं उसका वेट कितना है, मेजरमेंट कितना है, जो भी ट्रेड जो भी व्यापार वगैरह वो लोग कर रहे हैं उसका वेट कितना है। नाउ इज इन्फो बाइट्स। द टर्म कोतवाल एंड कोतवाली कंटिन्यू टू बी यूज इवन टुडे। जो टर्म कोतवाल और कोतवाली है वो आज भी यूज किया जा रहा है। कोतवाली वगैरह यूज करते हैं ना लोग, कोतवाल कोतवाली। नाउ इज रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। अब सब कुछ हो गया, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी बन गया, तो लगान लगाना भी बहुत ज़रूरी है। तो लगान किस तरह से लगाया जाता था? रेवेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट था एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छे से चलाने के लिए। रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था ट्रेड से और लैंड से, मतलब जितना व्यापार होता था उससे, और जिसके पास में जितनी लैंड होती थी उसका उन्होंने 1/3 पार्ट जो वो डिसाइड कर रखा था कि वहां पर रेवेन्यू जरूर लगेगा। और ट्रेड दैट मीन्स अभी हमने पढ़ा जितना भी वेट और मेजरमेंट होता था उसके बेस पर वो लोग रेवेन्यू लगाते थे कि उसके ऊपर कितना रेवेन्यू वो चार्ज करेंगे। इसी के साथ में टैक्सेस चार्ज करने के साथ में कई तरह के हेड रखे गए, जैसे कि पिलग्रिमेज तीर्थ यात्रा के लिए, जजिया कर, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस एक्सेट्रा, ये सारे भी जो है टैक्सेस उन्होंने चार्ज करने स्टार्ट कर दिए थे। लैंड रेवेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट टाइप था इनकम का, इसीलिए इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी। लैंड रेवेन्यू 1/3 पार्ट जो था 1/2 ड्यूरिंग द रूल ऑफ डिफरेंट रूलर्स। अलग अलग रूलर का जो है अलग अलग उन्होंने लैंड रेवेन्यू लगाया था। 1/3 अकबर के अंडर में था, जो कि धीरे धीरे बढ़ा दिया गया था 1/2 औरंगजेब के टाइम में। जागीर्स जो कि प्रिंसेस को दी जाती थी और नोबल्स को सिर्फ किस लिए दी जाती थी, उनका पर्पस यही था कि जो जागीर दी जाती है उसे वो कलेक्शन करे टैक्सेस का और अपनी आर्मी को मेंटेनेंस उसकी बनाए रखे। जागीरदार को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी कि वो टैक्सेस कलेक्ट करे, उनकी सैलरी में कटौती करे, डिडक्ट करे, उनकी सैलरी को काटे और डिपॉजिट करे उनके बैलेंस को सेंट्रल ट्रेजरी के अंदर। अकबर के रूल से पहले लैंड जो थी वो मेजरमेंट की जाती थी एक रोप, एक रस्सी के द्वारा,
जिससे कि एक लेंथ का पता नहीं लगा जा सकता। अब जाहिर सी बात है कि आप एक रोप से कैसे पता लगाओगे कि लैंड जो है वो कितनी कितनी ज़्यादा लंबी है या उस पर कितना रेवेन्यू लगाया जा सकता है। इसीलिए राजा टोडरमल जो कि इंचार्ज थे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के, उन्होंने एक जो लैंड के मेजरमेंट के लिए लोहे के छल्ले के साथ में एक नया बैम्बू का उपकरण बनाया था, जिससे कि वो लैंड रेवेन्यू को मेजरमेंट कर पाए। लैंड रेवेन्यू फिक्स किया गया था ऑन अ 10-year एवरेज पर। इस सिस्टम को लैंड रेवेन्यू कहा जाता है। टोडरमल्स बेंडोबास, यानी टोडरमल का इतना अच्छा बेंडोबास था कि उन्होंने बहुत अच्छा सा जो है लैंड रेवेन्यू किस तरह से वो चार्ज करेंगे, ये सब कुछ उन्होंने बहुत एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से निभाया था कि राजा टोडरमल ने जो है एक लैंड के मेजरमेंट के लिए लोहे के छल्ले के साथ एक नया बांस का उपकरण बनाया था, जिससे पता लगाया जा सकते कि लैंड का मेजरमेंट किस तरह से किया जा सके। राजा टोडरमल ऑल्सो अपडेटेड हिज रिकॉर्ड्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। राजा टोडरमल अपने उन रिकॉर्ड्स का अपना रिकॉर्ड टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते थे। ऑलराइट देन, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इसे आगे पढ़ेंगे, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। टिल देन, थैंक यू।